नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश के इस सीरीज पे हम प्री 2023 जो कि एमपीपीएससी का आयोजित होने वाला है उसको लेकर के एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर्स मंथली उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारा टारगेट है कि हम 17 नवंबर के पहले आपको मंथ वाइज ये पूरा करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दें। ये मार्च माह का करंट अफेयर है, इस सीरीज का तीसरा करंट अफेयर है। जनवरी और फरवरी आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी के चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगी। मैं हूं नीलेश और शुरुआत करते हैं आगे की तरफ करंट अफेयर्स के साथ। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एमपीपीएससी के अपडेटेड वीडियो कोर्स और नोट्स चाहिए तो आप इसको एग्जाम गुरुजी के चैनल से परचेज कर सकते हैं। चल रहा है इसमें ऑफर, 80% का लमसम ऑफ है इसमें। आपको एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स में आपको इसमें अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं। साथ में यदि आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं पीपीएससी प्री की, तो जो 899 की रहती 499 की वो 299 में है। क्रैश कोर्स 2023 का है, पूरा तरह से ये अपडेटेड कोर्स है। आपको पूरे वीडियोज एक बार में मिल जाएंगे, आप इसको अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम तक अपने मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। ये 499 में है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है हालांकि पिछली पीएससी में, पर पूछा गया था राशि कितनी है। तो ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये 5 मार्च को लॉन्च की गई थी और इसमें पात्रता में कुछ बदलाव किए गए हैं, उनको लेटेस्ट में हम देख लेंगे। 5 मार्च को ये राज्य स्तरीय पे पूरे राज्य पे लागू की गई है। भोपाल पे इसका एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था जम्बूरी मैदान पे। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सबसे ज्यादा चर्चा पे रहने वाली योजना है राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें अभी 1000 रुपये मिल रहे थे जब आपका पेपर था, उसके बाद 1250 रुपये कर दिए गए, शायद 3000 तक का वादा किया गया है करने का। इसमें आपका मध्य प्रदेश का निवासी होना किसी भी बहन का जरूरी है। उसमें आपका विवाहित होनी चाहिए, विधवा होनी चाहिए, तलाकशुदा होनी चाहिए, परित्यक्ता महिला भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अब इसको 21 कर दिया गया है। साथ ही में इसमें 21 जब आएगा तो स्वाभाविक रूप से अविवाहित भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। योजना का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ऐसे नहीं चल सकती, इसके सरकार को उद्देश्य बताने होते हैं। तो सरकार ने जो इसमें उद्देश्य रखा है वो ये रखा है कि उनके अंदर एक स्वावलंबन होना चाहिए। जिनके बच्चे उनके ऊपर आश्रित होते हैं तो उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं को ये योजना प्रारंभ की गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो ये भोपाल में किया। भोपाल में इसका, सांची में कंफ्यूजन नहीं होना, भोपाल में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर उपस्थित थी और श्रीलंका और जो भी बौद्ध देश हैं, भूटान हो गया आपका, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सभी के सभी देशों के प्रमुख वहां पर आए हुए थे, प्रतिनिधि आए हुए थे। और यहाँ पर एक पुस्तक का भी इनोग्रेशन किया गया जो कि प्रोफेसर एस.आर. भट्ट द्वारा लिखी गई है, द पेनारोमा ऑफ इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। इस पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। और इस बार की जो थीम थी, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, ये थीम पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आगे की तरफ बढ़े अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। छोटा सम्मान नहीं होता, ये एक बड़ा सम्मान होता है। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया वर्ष 2023 के लिए। नई दिल्ली में बाकायदे एक कार्यक्रम हुआ था जहां पर श्रीमती अनीता चौधरी को, श्रीमती गंगा राजपूत को जल संरक्षण में एक अच्छे कार्य के लिए वर्ष 2023 का सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। वहीं गांव की जो सरपंच है नीतू परिहार, इनको भी स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया। तो 3 महिलाओं को यह सम्मान दिया गया है। इन तीनों ने अपने अपने गाँव पे, अपने अपने क्षेत्र पे एक तो स्वच्छता में अच्छा कार्य किया, दूसरा जल बचाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लोगों के अंदर जल को लेकर के एक जागरूकता फैलाई है कि इसका हमें अनावश्यक क्या करना, फैलाना नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो इन्हीं सब कार्यों के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। आगे की तरफ बढ़े, बात करें कितनी तहसीलों को मिला करके मऊगंज को प्रदेश का नया जिला बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो 4 तहसीलें हैं इनको मिला करके एक नया जिला रीवा जिले पे जुड़ा है, जो कि ये 5वां जिला है वहाँ का। और 4 तहसीलों को मिलाकर के बनाया गया है। और बाकायदे 15 अगस्त को यहाँ पर कार्यालय का भी उद्घाटन हो गया, यानी जो जिला कलेक्टर का मुख्यालय होगा वो 15 अगस्त से कार्य करना इसने प्रारंभ कर दिया है। झंडा फहराने के बाद मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी और देव तालाब, मऊगंज जिला होगा, हनुमाना, नई गढ़ी और देव तालाब मिला करके तहसील एक नया जिला तैयार किया गया। बात करी जाए, आपसे घुमा के भी यदि प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है? तो ये याद रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135 के स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आगे की तरफ बढ़े, मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा, ये आपको पता है। हाल ही में कहां समूचे विश्व में
एक साथ नशा छोड़ने को लेकर के शपथ दिलाई गई, जहां पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का क्या बना, रिकॉर्ड बना। तो ये उमरिया जिले में ऐसा कार्यक्रम हुआ था। ये गलत आंसर लग गया। धार जिले के पास क्या है, एक मनावर है, जगह है, ठीक है, अंबिका आश्रम है। यहाँ पर बालीपुर धाम में माँ अंबिका आश्रम में यहाँ पर जो स्वामी संत गजानंद महाराज हैं, इनके जन्मोत्सव के दौरान में लोगों को नशा छोड़ने के लिए एक शपथ दिलाई गई, और इस शपथ के दरमियान जो संख्या थी उसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बलीपुर धाम कहाँ है, किस जिले में आता है, तो ये ध्यान रखना, ये धार जिले में आता है। साथ ही में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें हमारे स्टेट में जो अहाते होते हैं, दुकानें नहीं बंद हुई हैं, अहाते जहाँ पे बैठ के पीते हैं वो बंद कर दी गई हैं। हाल ही में जनजाति पर्व है, उसको राजकीय पर्व के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया है। तो ये किसके है, भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व जो होता है हमारे यहाँ बहुत बोलते हैं ना, अपना जो ये पश्चिम का बेल्ट होता है यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसको अब क्या किया गया, राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। बाकायदे इसको एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। और ये क्या है कि पूरा का पूरा ये अलीराजपुर में जब कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणा करी। जब कोई कार्यक्रम जो राजकीय पर्व हो जाता है तो उसमें सरकार की सहभागिता बढ़ जाती है, उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और पूरे स्टेट में उस पर कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो भीलों के इस पर्व को, भगोरिया को क्या किया गया है, राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये ज्यादातर आपको जो मिलेगा झाबुआ में मनाया जाता है। भगोरिया एक हाट होता है, होली के पास ही इसका आयोजन होता है। कोई विदेश में भी होता है, यानी अलग राज्य में भी होते हैं, तो वहां से भी इस पर्व में आते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ये आप सभी को जानकारी होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जो संबल योजना है। पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2019 के पहले भी चल रही थी, बंद कर दी गई थी, तो अब ये फिर से प्रारंभ की गई है। तो ये पहले कब प्रारंभ की गई थी, तो वर्ष 2018 में ये प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है, आपसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं, इसमें जो असंगठित श्रमिक होते हैं इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका द्वितीय वर्जन क्योंकि बीच में बंद हो गई थी, तो संबल योजना 2.0 नाम रखा गया है। इसको फिर से शुरू किया गया, और इसमें क्या है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उनके एक अंत्येष्टि कार्यक्रम हो, उनकी मृत्यु सहायता और दुर्घटना हो, इन सब चीज़ों पे एक अलग अलग राशि उपलब्ध की जाती है। साथ में प्रसूतियों के लिए 16,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो थोड़ा बहुत आपको राशियों को ध्यान में रखना है, कुछ विशेष राशियों को, क्योंकि पिछले बार जो ADPO का एग्जाम हुआ था उसमें राशियां भी पूछी गई थी कुछ योजनाओं से जुड़ी हुई, और लाडली बहना योजना की राशि तो पूछ ही ली थी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनके लिए चल रही योजना है। कविताओं का संकलन है कि स्पेस, इसके रचनाकार कौन है, तो जिसकी रचनाकार है वो डॉक्टर अंजुली जैन है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनकी जो MNIT कॉलेज है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ की प्रोफेसर है, वहाँ पर बाकायदे इसका एक काव्य संग्रह है इनका, स्पॉन्टेनियस आउट पोर्सिंग, इसका भी इनोग्रेशन किया गया। तो उन्होंने फादर की डायरी, स्पेस की कविताओं पे इनकी पुस्तक का क्या हुआ है, इनोग्रेशन हुआ है। जो सांस्कृतिक मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। हाल की अगला प्रश्न पढ़े तो राज्य शासन द्वारा किसकी अध्यक्षता में उद्योगों की स्थापना और परिचालन के लिए एक समिति का गठन हुआ है, तो ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। सरकार का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग, जो हम लोग एक उद्योगों के मामले में पिछड़े हुए राज्य हैं, उसकी जो एक कमी है उसको पूरा किया जाए। इसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, जो इस पर क्या करेगी, किस प्रकार से उद्योग लगे, क्या समस्याएं जा रही हैं, इन सारी चीजों को क्या करेगी, दूर करेगी। आगे की तरफ बढ़े, हाल ही में श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना, इनका निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी, क्योंकि इन्हें पत्रकारिता के जगत का, इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, और ये हमारा जो शासकीय पत्र होता है रोजगार एवं निर्माण, उसके संपादक भी रहे। इनका निधन हुआ हाल ही में, और ये वर्तमान में यदि बात करा जाए तो इन्हें PP सर के नाम से भी जाना जाता है। तो भीष्म पितामह भी कहा जाता है, PP सर के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस थे ये, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान, कितने रुपए का राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, इस नए सम्मान की शुरुआत हुई है, तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और ये सांस्कृतिक विभाग के द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अधीन शुरू किया गया। इसमें धर्मपाल शोधपीठ के अंतर्गत 5 लाख रुपए का एक धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान एवं 2-2 लाख रुपए के प्रति पुरस्कार के 3 धर्मपाल राष्ट्रीय जो पुरस्कार स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सम्मान दिया जाएगा अलग, जैसे इतिहास, शिक्षा और इन सब चीजों के लिए जो कार्य करेगा उन किसी व्यक्ति या संस्था को ये दिया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये क्यों पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर में है।
ये इसलिए पूछा जा रहा है, अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय खरपतवार और अनुसंधान निर्देशालय हमारे मध्य प्रदेश का जो जबलपुर में है, इन्होंने क्या किया है कि जो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है वहां पर एक तालाब है, वहां पर खरपतवार बहुत ज्यादा थी, जलीय खरपतवार जिसको क्या कहते हैं सिल्वोनिया मेलिस्टा। इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत सारा पैसा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है इसको हटाने में। इसी जो सतपुड़ा ये तालाब है इसको ही हटवाने में सरकार का लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होना था। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इस पे एक शोध करने के बाद इन्होंने एक सिल्वोनिया मेलिस्टा खरपतवार, जो एक चाइनीज झालर या इसको जलकुंभी भी कहते हैं, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक क्या कहते हैं नए प्रकार के खरपतवार का इन्होंने एक कीट की खोज करी है। उस कीड़े के माध्यम से, उस कीट के माध्यम से पूरी की पूरी खरपतवार को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और सरकार के 15 करोड़ रुपए की राशि को क्या कर लिया है, बचा लिया है। तो ये यदि बात करी जाए सिल्वोनिया मेलिस्टा की, तो देखो ये 2018 में मूलतः ब्राजील में पाई गई थी, फिर दक्षिण भारत में आई, और इसको चाइनीज झालर या जलकुंभी भी कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा जो जलाशय होता है, लगभग उसका जो 60% जल क्षेत्र होता है उसको पूरा अपना उसमें कवर कर लेती है, और इसको हटाने में बहुत समय लगता है। तो इन्होंने क्या किया है, हमारे जो ICAR है, इन्होंने खरपतवार के एक जैविक नियंत्रण के लिए एक कीट जिसको सिरोटाबैगस साल्विनी बायोजेंटा कहते हैं, दक्षिण भारत से ला करके इसको इसमें जीवित रहने के लिए उपलब्ध कराया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो जीव है ये धीरे धीरे करके पूरी खरपतवार को क्या कर लिया, खा लिया, उसको नष्ट कर दिया। तो सरकार का आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम किया है, इसलिए ये ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़े हैं, राकेश सैनी हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये प्रदेश के किस पद में रहे हैं, तो ये मुख्य सचिव के पद पे रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री उनके समय में भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल विद्युत नियामक उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका कार्यकाल जो रहा 2006 से 2010 का रहा है। तो क्योंकि सचिव से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान में रखना है, 2006 से 2010 का इनका कार्यकाल रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे IASF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया शूटिंग चैंपियनशिप का, ये भोपाल में किया गया है। और भोपाल का जो बिशन खेड़ी है वहां पे जो राज्य शूटिंग एकेडमी है, कहां पर है मध्य प्रदेश की राज्य शूटिंग एकेडमी, तो भोपाल में है, भोपाल के बिशन खेड़ी में स्थित है। यहाँ पर ISF वर्ल्ड राइफल्स पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। ये पूरी तरह से इंडोर था, ठीक है। इसको वर्ल्ड कप को भारतीय राष्ट्रीय राइफल महासंघ के द्वारा दिल्ली के सहयोग के से चालू किया गया था। 20 से 27 मार्च तक ये लगभग चला था। 33 देशों के 325 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हाल ही में शासकीय सेवा में कार्यरत प्रदेश की महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है, तो इसमें 7 दिनों का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। महिला दिवस के ऊपर पर कई घोषणाएं भी की गई। एक तो 7 दिवस का इनको अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिए जाने के साथ साथ जो 10वीं के बाद हायर एजुकेशन या कॉलेज पे एडमिशन्स लेंगी, पढ़ेंगे, उनको वहां पर कुछ वित्तीय साक्षरता के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। रोजगार परक उनको ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें अगले प्रश्न की, प्रदेश की कितनी महिलाओं को अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो प्रदेश की 5 महिलाओं को अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, और ये इसका कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया था। तो अलग अलग क्षेत्र की थी, टीवी एक्ट्रेस थी, कुछ अलग अलग चित्रकार थे, उनको सभी को ये सम्मान दिया गया है। तो इसमें एक तो क्रिकेटर हैं सौम्या तिवारी, नाम याद रखना, सौम्या तिवारी एक बार काफी पहले 2019 के पेपर 20 के पेपर में आया भी था। ये इनमें से कौन एक क्रिकेटर हैं। भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी और रंगमंची का तनिष्का हथवलने, टीवी एक्ट्रेस है शुभांगी अत्रे, गोंडी भित्त की चित्रकलाकार हैं ननकुसिया श्याम, और अभिनेत्री विभा श्रीवास्तव। इनको सभी को ये सम्मान दिए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रदेश के 75वां हम लोग आजादी का वर्ष बना रहे हैं, तो प्रत्येक जिले में 75 क्या करने हैं, अमृत सरोवर बनाने, सरकार का ये लक्ष्य है। आगे की तरफ बढ़े तो बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 5372 में से 2657 अमृत सरोवर बना करके प्रदेश इस समय वर्तमान में दूसरे स्थान पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो अब जो सबसे ज्यादा जिले हैं छिंदवाड़ा, मुरैना, बैतूल और मंदसौर, बुरहानपुर, यहाँ पर सबसे ज्यादा तालाब बनाए गए हैं। इसका फायदा यह होगा कि यदि सरोवर जो तालाब है, ठीक है, ये संरक्षित होंगे तो इससे जुड़े मत्स्य पालन, आपका सिंघाड़े की जो खेती होती है, साथ में जल संरक्षण, ये तीनों फायदे मिलने हैं सरकार को क्यों, हमें आमजन को मिलने हैं। इस वजह से भी इनका संरक्षण किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न है, लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में कितने विभाग की सेवाएं दी जा रही है। तो वर्तमान में इसकी 48 विभाग हैं जिनकी सेवाएं दी जा रही हैं, और इसमें 48 विभाग की लगभग 696 सेवाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार का लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 है,
और इसमें अधिनियम धारा 3 है, इसमें सरकार को क्या की सूचित करने की शक्ति दी गई है और इसमें 250 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का जुर्माना भी हो जाता है। 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह किस नदी पर बना है? योजनाओं, परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह जो बना है ये काली सिंध नदी पर बना है और अभी इसने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। तो 9 मार्च 2023 को ये रिकॉर्ड बार बार टूट रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जल बांध है कहाँ पे। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है। और CBIP अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सिंचाई में क्यों दिया गया है? उसका एक कारण ये है कि मध्य प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सर्वाधिक की जा रही है देश में, इस वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया। और ये पहला राज्य जिसने पाइपलाइन के माध्यम से, नहरों की जगह, छोटी जो नहरें होती, छोटी लाइन होती हैं, उनकी जगह में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करवाई जा रही, इसके लिए अवार्ड दिया गया। साथ में मध्य प्रदेश जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में प्रथम स्थान पर है। आगे की तरफ बढ़े, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनकी बात करी जाए तो ये एक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपने इनके भास्कर वगैरह में आर्टिकल्स काफी सारे पढ़े होंगे और इन्होंने हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद ये दोबारा खबरों में आ गए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था ये इंदौर में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काफी कार्य किया है और हिंदी का जो सत्याग्रह है, और ये जेल भी गए थे, हिंदी के लिए ही गए थे, तो 13 वर्ष की आयु में गए थे। और ये पहले ऐसे विद्वान है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा शोध ग्रंथ पर हिंदी का इन्होंने क्या किया था, शोध ग्रंथ लिखा था। इनको पहले भी विश्व हिंदी सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, दिनकर शिखर सम्मान और भी कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में भारतीय भाषा सम्मेलन एवं भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वेद प्रताप वैदिक, इंदौर में इनका जन्म हुआ था और हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने काफी कार्य किया है। आगे की तरफ बढ़े, कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रदेश के कितने निकायों का पंजीयन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के सभी निकाय, जो 413 निकाय, सभी जगह पर इसका क्या हो चुका है, पंजीयन हो चुका है। ये एक्चुअली में जो कहीं पे भी गड्ढा खोद करके क्या होता है, खंभा गाड़ दिया जाता है, नाली बना दी जाती है, पाइपलाइन डाल दी जाती है, बिजली की तारें डाल दी जाती है। कॉल योर ऐप डिग, इसका मैं बता रहा हूँ, 811 नंबर है, पूछा जाए तो ध्यान में रखना, कॉल बिफोर यू डिग। तो ये उसको रोकने के लिए चालू किया गया है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो इस ऐप को इसलिए विकसित किया गया है कि भैया आप यदि ये सब काम करने जा रहे हो तो आप जो भी करेगा उसका पहले पंजीकरण उस पर होना चाहिए, ताकि उनको भी पता रहे कि कौन खोद रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। कई बार कोई भी ये सब करके चला जाता है तो पता चलता दूरसंचार विभाग की लाइन खराब हो जाती है। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य जहां पर इसको क्या हुआ, सभी लोग पंजीबद्ध किया गया है। तो ये आपसे पूछा जाए कि किस विभाग से जुड़ा हुआ है, कॉल बिफोर यू डी, तो कॉल नाम जुड़ा हुआ तो ध्यान में तो रहेगा कि ये दूरसंचार विभाग से जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें कि मध्य प्रदेश में पशु एम्बुलेंस सेवा कब से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 1 मई से, मजदूर दिवस के दिन। मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है और इसमें जो बकरी पालन और ये सब होते हैं इनको 60% की सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ में मध्य प्रदेश में आचार्य विद्यासागर योजना चल रही है, जिसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए उपलब्ध कराया जाता है, 5 गायों के लिए दिया जाता है। तो पशु यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या स्वास्थ्य खराब होता है तो उनके लिए ये एम्बुलेंस सेवा चलेगी। आगे की तरफ बढ़े, बात करें अगले प्रश्न की, तो पंडित उद्धव दास मेहता सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र पे कार्य करने वालों के लिए दिया जाता है? तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो दिया जाता है ये आयुर्वेद के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। काफी समय के बाद ये पुरस्कार दिया गया, तो पूछा भी जा सकता है कि पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री, ये इतना नाम तो वैसे नहीं देगा पर आपको देगा, तो पंडित उद्धव दास मेहता सेवा सम्मान किस क्षेत्र पे दिया जाता है? तो ये आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। 2017 से लेकर 2021 तक के लोगों को ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पीएम मित्र एक मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां पर ये क्या कहते हैं स्थापित किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क देखिए, बात करें तो मध्य प्रदेश के धार में, गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में चला जाए। टोटल 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन टेक्सटाइल पार्क की देखो विशेषता ये है कि अभी क्या होता है कि कपास कहीं पे होता है, ठीक, इसके बाद उसके जो धागे बनते हैं वो कहीं पे बनते हैं, कपड़े कहीं पे बनते हैं। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टेशन काफी कठिन पड़ जाता है, रोजगार डायरेक्ट नहीं डेवलप हो पाते। तो सरकार ये एक ऐसा पार्क बनाने जा रही है कि जहां पर ये सारी सुविधाएं, यानी कपास के काटने, धागा बनाने से लेकर के पूरी ब्रांडिंग तक पूरा एक क्षेत्र हम डेवलप करें जहाँ पे सारी चीजें हों।
धागे भी बने वहाँ पर, कपड़े भी बने, कॉटन भी बने, इसके बाद शर्ट भी अपनी जो शर्ट पैंट साड़ियाँ जो भी होती वो भी बने, उनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग सारी चीज़ें वो एक ही जगह पे हों। तो इसके उद्देश्य से पीएम मित्र करके एक योजना चल रही है और 5 वर्ष का सरकार का टारगेट का लगभग 44-45 करोड़ रुपए, 4,445 यानी 44-45 करोड़ रुपए कुल इस पे व्यय करना है। 5F विजन है इसमें, फर्म से, फाइबर से, फैक्ट्री से, फैशन से, फॉरेन तक यानी एक्सपोर्ट तक, खेत से लेके एक्सपोर्ट तक की पूरी सुविधाएं एक ही जगह पे डेवलप हों। इन उद्देश्यों, इनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए होगा, ठीक है, सड़क, बिजली, पानी ये तो चाहिए ही होंगे, ठीक है, इसके लिए हॉस्टल चाहिए होंगे, लॉजिस्टिक की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा सबका सब सरकार उपलब्ध कराएगी। इस उद्देश्य के साथ ये धार में डेवलप किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ये भोपाल में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। मध्य प्रदेश में लगभग 9,446 गिद्ध हैं जो कि देश में सर्वाधिक माने जाते हैं, ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। और पूछा जाए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और प्रदेश सरकार द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था और यहाँ पे कंजर्वेशन पे पूरा प्लान बनाया गया है कि हम 2020 से लेके 2020 से 25 तक कैसे गिद्धों को संरक्षण प्रदान करें। आगे की तरफ बढ़े, बात करें श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र घोषित किया गया है। ये किस जिले में है? तो ये दमोह जिले में आता है जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र। अभी जब इनकी कैबिनेट की बैठक हुई थी तो वहां पर कुंडलपुर जो सिद्ध क्षेत्र है वहां पर जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र, इन सभी को पवित्र घोषित किया गया है और इस पर मैं पहले भी काफी अच्छा आपको बता चुका हूं पिछले करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश हिंदी भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य भवन का निर्माण जो किया जा रहा है वो ग्वालियर में किया जा रहा है। और इसका इनोग्रेशन भी हो चुका है। इनोग्रेशन क्या, भवन का इनोग्रेशन नहीं हुआ है, इसकी आधारशिला रख दी गई है और इसके लिए बाकायदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये रखा जा रहा है क्योंकि ग्वालियर से वो जुड़े हुए थे और उनका ख्वाब था कि ग्वालियर में एक हिंदी साहित्य भवन का निर्माण किया जाए। आगे की तरफ बढ़े अगले प्रश्न में, तो देश के कुल गेहूं निर्यात में कितने प्रतिशत की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य है? तो मध्य प्रदेश देश के जो कुल भागीदारी होती है निर्यात की, इसमें 46% के साथ देश में नंबर 1 पर है। देश में जो कुल गेहूं निर्यात होता है यानी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 46% गेहूं जो होता है वो मध्य प्रदेश का होता है। 21 लाख मैट्रिक टन का अधिक गेहूं मध्य प्रदेश ने निर्यात किया है और गेहूं उपार्जन के मामले में भी देश में नंबर 1 है। 2020-21 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लगभग 4,000 करोड़ से अधिक के मध्य प्रदेश जो प्रकरण होते हैं उससे जुड़े हुए जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको स्वीकृत करने के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। बात करें पीएम स्वनिधि योजना का, जो पहला चरण आयोजित किया गया था, क्रियान्वित किया गया था, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। वहीं पर आयुष्मान जो कार्ड संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता के मामले में भी देश में प्रथम स्थान पर है। तो इतनी चीजों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। भागीदारी का परसेंटेज याद रखना 46%। बीते वर्ष में मध्य प्रदेश ने 169 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 600 मीट्रिक टन का जो उत्पादन है वो पार किया है। 21 लाख मीट्रिक टन का हमने गेहूं क्या किया, इससे अधिक का गेहूं निर्यात किया है। ईटी ट्रेवल एंड टूरिज्म अवार्ड 2023 में मध्य प्रदेश के किस कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश को वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स जो एक ग्रुप है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है कि हमने जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको काफी प्रमोट किया है, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभ के लिए आय की सीमा 6 लाख थी, उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया? तो इसको बढ़ा करके अब 8 लाख कर दिया गया। मुख्यमंत्री मेधावी जो योजना है, अब इसमें बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यूथ महापंचायत, युवा नीति लॉन्च की गई थी, ठीक है। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर भी यदि कोई किसी के पास इनोवेटिव आइडिया है और वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से, आपसे पूछा जाए कभी कितने का फंड बनाया है, तो 100 करोड़ रुपए की लागत का फंड बनाया है और इसका बजट में भी हालांकि इन्होंने इसकी घोषणा करी थी। और इस अब क्या हो गया है कि जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, पहले 6 लाख रुपए तक की इसमें एक आय सीमा थी कि आपकी इतने तक की आय होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ ही में क्या होगा कि जो माँ तुझे प्रणाम योजना चली रही है, जो युवा चयनित होते हैं उनको जो हमारे यहाँ की एक तरह से जो विरासतें होती हैं, ठीक है, हमारी विश्व धरोहरें होती हैं, हमारी जो धरोहरें होती हैं जहाँ पर हमारे आज़ादी से जुड़े हुए होते हैं या पर्यटक जगह होती हैं, ऐतिहासिक जगह होती हैं, वहाँ पर उनको भ्रमण कराया जाता है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें मध्य प्रदेश में हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुई जो जोधैया बाई बैगा हैं, खबरों पे बने रहने वाली हैं। जोधैया बाई बैगा
तो इनको किस जिले की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली हैं उमरिया जिले की। प्रधानमंत्री ने इनका उस पर भी क्या कहते हैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इनके बारे में चर्चा करी थी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनको पद्मश्री तो मिल ही चुका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और आदिवासी बहुल की हैं, 82 ईयर्स की इनकी एज है, 40 साल से भी ज़्यादा समय से ये आदिवासी पेंटिंग बना रही हैं। 2019 में इनकी जो पेंटिंग है वो इटली के मिलान शहर में लगी थी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पेंटिंग से जुड़े होते हैं, वहाँ पर ये जाती हैं। और विशेष बात, जो हमारे मध्य प्रदेश का जो जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, एक बाकायदा दीवार है जो कि जोधैया बाई जो बैगा हैं इनके द्वारा वहाँ पर पूरी की पूरी एक पेंटिंग आर्ट से इन्होंने वहाँ पे बनाए हुए उकेरा है, वो इनको क्या की गई, सम्मान के रूप में इनको समर्पित की गई है। तो आपको बैगा जनजाति से संबंधित है, ये याद रखना है। उमरिया से जुड़ी हुई है, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, साथ में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे की तरफ बढ़े, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को MBBS और BDS में कितने प्रतिशत सीट रिजर्व रहेगी, तो ये रहेगी 10% सीट। ये सरकारी स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे होंगे, यानी KG से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे, साथ में नीट में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, तो उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व करके रखी जाएंगी जी। 5% सीटें, वहाँ पर गलत हो गया है, कॉलेजों में 5% सीटें जो रहेंगी वो इनके लिए रिजर्व करके रखी जाएंगी। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर लिया गया है। ठीक है। युवा बजट भी बनाया जाएगा, युवाओं की जो भी योजनाएं होंगी उनको एक जगह ला करके रख दिया जाएगा, अलग से पैसा युवाओं को नहीं दिया जाएगा। जो भी योजनाएं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे रोजगार योजना हो, स्वरोजगार योजना हो, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, इन सारी योजनाओं को एक जगह ला करके रख दिया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि इतने लाख करोड़ रुपए हमने युवाओं के लिए क्या करें हैं, अलॉट करें। मोटा मोटा ये है। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें अगले प्रश्न की। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना में युवाओं को हर माह कम से कम कितने रुपए की राशि दी जाएगी, तो इसमें जो राशि दी जा रही है वो 8,000 रुपए की स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसको बढ़ा करके 10,000 भी करने का बोला गया है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो अलग अलग युवा हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको कौशल क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनको जैसे जो 12वीं पास है उनको 8,000 रुपये का स्टाइपेंड, ITI वाले को 8,500 रुपये, जो ग्रेजुएट होंगे उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जब तक आप ट्रेनिंग में रहोगे तब तक आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद आपका बाकायदे कैंपस कराया जाएगा, इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, आपको रोजगार पे लगाया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। 100 करोड़ रुपए की जो फंड है उसके माध्यम से स्टूडेंट इनोवेशन फंड भी बनाया गया है। आगे की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न में ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा जिला देश में प्रथम 10 जिलों में शामिल नहीं है, तो आश्चर्यजनक रूप से इंदौर इसमें शामिल नहीं है। FSSAI के द्वारा ईट राइट एक चैलेंज चलाया गया था। 260 जिले पूरे देश के सम्मिलित थे, जिसमें भोपाल द्वितीय स्थान पर रहा है, ग्वालियर 5वें नंबर पर, उज्जैन 8वें स्थान पर रहा है। देश के प्रथम 10 जिलों में शामिल हुआ है। रीवा 18वें नंबर पे। आश्चर्यजनक बात है कि इंदौर इसमें 23वें स्थान पर रहा है। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से पीछे हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से 10 जिले इस चैलेंज में क्या रहे हैं, सम्मिलित रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाए घुमा के, तो इंदौर याद रखना, इंदौर नहीं था इसमें टॉप 10 में। टीबी के मामलों में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश के कितने जिले पुरस्कृत किए गए हैं, तो टीबी के मामलों में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश के 11 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, जहां पर 60% से अधिक जो कमी है उसको लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए हैं। इसमें कौन कौन से जिले हैं, धार, मंदसौर और नीमच। 40% से कमी लाने के मामले में शाजापुर, बैतूल और इंदौर, देवास जिलों को प्राप्त हुआ है। 20% के लिए नरसिंहपुर, मुराम, भिंड और ये इनको क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। आंचल कुंड धाम किस जिले में है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये लग रहा पूछा क्यों नहीं गया है, छिंदवाड़ा है। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये छिंदवाड़ा जिले में तो आता है। अपने भारत के जो गृह मंत्री हैं ये यहाँ पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने जो आंचल कुंड धाम में जो दादाजी धूनी वाले यहाँ भी धूनी जलाई थी, जो काफ़ी समय से यहाँ पे चल रही है। और आंचल कुंड धाम की स्थापना करीब 200 साल पहले कंगाल दास बाबा जी ने की थी। कंगाल दास बाबा जी का जो एक स्थान है ये अपने सतना जिले की एक रामपुर तहसील है, वहाँ पर भी आता है। यहाँ मेला लगता है 14 जनवरी से मकर संक्रांति को भी लगता है। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गतिविधियाँ भी बीच में काफ़ी तेज से बढ़ी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंचल कुंड धाम जो है ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले के जो हर्रई विकास खंड है वहाँ पर है। और आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र, सभी समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं। किस जिले की पहचान सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, तो ये रीवा जिले के जो आम है इसको GI टैग दिया गया है। रीवा जिले की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, तो गोविंदगढ़ थी। इसको गोविंदगढ़ को
मिनी वृंदावन के रूप में भी जाना जाता है। 1968 में भारत सरकार की ओर से सुंदरजा आम को एक डाक टिकट जारी किया गया था 50 पैसे का, और ये महाराजा मार्तन सिंह थे जिन्होंने इसकी ब्रीडिंग तैयार करवाई थी। और पहला सफेद शेर जो बाघ, जिसको शेर बोलते हैं हमारे इधर, बाघ बोला जाता है, ये महाराजा मार्तन सिंह देव ने भी गोविंदगढ़ के जंगलों में इसको पकड़ा था। फिर उसके बाद उसकी ब्रीडिंग कराई थी तो उनकी प्रजातियां बढ़ाई थी। तो रीवा का एक कुठलिया फार्म है जहां पर ये आम होता है, काफी मीठा होता है, इसकी अपनी खुशबू के लिए आम जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़े, किस जिले की पहचान गजक को जीआई टैग मिला है? तो ये कोई और नहीं, मुरैना की जो गजक है उसको जीआई टैग दिया गया। 80-90 साल पुराना इसका इतिहास रहा है, वहां पर इसको जीआई टैग दिया गया है। आप यदि एमपीपीएससी प्री 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में दिवाली का एक विशेष ऑफर चल रहा है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो अगली सीरीज होगी, चौथे नंबर की सीरीज, अप्रैल माह की होगी। ये आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेगी जल्दी, ये अगले दिन आपको इसकी पूरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख लेंगे। उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जोरों से करके रखें, त्योहारों को किनारे करके रखें। चुनाव आते जाते रहेंगे, वर्ल्ड कप फिर हो जाएगा 4 साल बाद, लेकिन परीक्षाएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जय हिंद, जय भारत।